500। कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। तो आयताकार गुटका मतलब कुछ उसमें मोटाई भी रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये आयत का स्ट्रक्चर है ना, यह आयत समझते हैं ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण जो यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये आयताकार गुटका होगा, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी होगी और उसी गुटके से हमको क्या करना है, प्रकाश का अपवर्तन कराना है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं कांच का आयताकार गुटका और ध्यान से सब लोग देखेंगे इसको। थोड़ा सा मान जाते तो कितना बढ़िया रहता है, बस मानोगे नहीं। तो कांच का एक आयताकार गुटका हो गया और इसी से प्रकाश, इसी पर प्रकाश को डालना है। तो एक प्रकाश किरण ऊपर से लिया जाए, एक प्रकाश किरण। अब ये प्रकाश किरण सीधा जाना चाहिए, प्रकाश का मार्ग तो यही है, प्रकाश को सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा जाएगा नहीं। देखिए ऊपर आपका वायु है और ये क्या है, कांच है। इसको हम कांच, ठीक है, तो सीधा नहीं जाएगा, ये अपने मार्ग से क्या होगा, विचलित होगा। तो हम एक अभिलंब डाल के देखते हैं कि कहाँ से किधर विचलित होगा। तो ये आपका हो गया यहाँ से अभिलंब, ठीक है। इस अभिलंब को थोड़ा सीधा कर दें यहाँ तक, उससे कोई समस्या नहीं है। अब ये प्रकाश किरण जो है अभिलंब से दूर हटेगा कि अभिलंब की ओर झुकेगा? झुकेगा, क्योंकि विरल माध्यम से प्रकाश जो है सघन माध्यम में आ रहा है तो अभिलंब की तरफ झुकेगा। तो थोड़ा सा झुक गया और इधर से झुक के निकलेगा, इधर ऐसे निकलेगा, देखना ध्यान से। यहां से झुक के निकला ना, और फिर से ये जाना तो सीधा ही चाहेगा, ऐसे जाना सीधा चाहेगा, लेकिन फिर ये निकल नहीं पाएगा, सीधा नहीं निकलेगा। देखिए इसमें दो बार अपवर्तन होता है। एक बार जब वायु से कांच में आता है तब अपवर्तन हो गया यहाँ पर, और फिर एक बार कांच से वायु में जाएगा तब अपवर्तन होगा। तो इसका जो अभिलंब होगा वो ऐसे होगा, एन अभिलंब है। और अब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगा, अब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगा, तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, यहाँ से इधर से ऐसे निकल गया। इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। ये कौन सा किरण है? निर्गत किरण है। यह है आपका निर्गत किरण, क्योंकि लास्ट में जो है यही निकल रहा है, ये निर्गत किरण हो गया। कुछ नाम इसका दे दिया जाए, इसको हम लिख देते हैं ए, ये वाला पॉइंट को बी लिख दिया जाए, इसको क्या लिख दें, सी लिख दें, इसको डी, इसको ई। अब इतना कर दिए तो इतना में हो जाएगा। इसमें आपतन कोण आई कहाँ होगा? आपतन कोण आई यही ना होगा, यहाँ पर आपतन कोण आई होगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ना। अगर इस तरह से कोई रेखा है और उसको सीधा ऐसे कोई काट रहा है तो यहाँ का जो कोण है वही यहाँ का कोण होगा। तो देखना कि ये वाला जो लाइन है ना, यही लाइन डॉटेड लाइन करके आगे गया है और ये आपका अभिलंब है। तो ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। तो ये जो पूरा कोण होगा ना, यह वाला पूरा, ये आपका पूरा कोण आई होगा। पूरा कोण क्या होगा? आई होगा। अभी आर की बात नहीं हो रही है, अब बताओ नहीं तुम लोग। ये पूरा कोण क्या होगा? आई होगा। लेकिन ये अपवर्तित किरण है,
अभी नीचे वाला अपवर्तन छोड़ दो, पहली बार जब अपवर्तन हुआ है तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, तो जो बीच में एक कोण बना है ना, ये आपका आर है। बीच वाला कोण क्या है? तो ये वाला कोण अगर हम निकालें, ये वाला कोण, तो पूरा आई है, इसमें से आर घटा दो तो ये हो गया आई माइनस आर। इस कोण को हम लिख सकते हैं आई माइनस आर। कोई समस्या इसमें? आई माइनस आर, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इससे हम लोग सूत्र निकालेंगे अभी। तो ये वाला कोण आर हो गया, ये वाला कोण हो गया आई माइनस आर। इसमें आई आपतन कोण है और आर क्या है? अपवर्तन कोण है। यहां से एक लंब डाला जाएगा, इस पे ऐसे लंब डालेंगे, तो इसका नाम दे देते हैं ई। लंब डाल दिए तो ए ऑफ दे देते हैं। अक्षर की कमी है, ए बी सी घट जाएगा तो अल्फा बीटा गामा लगाएंगे हम लोग। हाँ, कखा गहिले हैं है? तो ये हो गया एफ। चित्र समझ में आया? कौन 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 कहाँ है? ये हो गया आपतित किरण, पहली बार अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित किरण, दूसरी बार अपवर्तन हुआ तो ये निर्गत किरण हो गया। अच्छा, यहाँ पर के अपवर्तन के लिए ना ये आपतित किरण का काम करेगा, ये आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। अब जो प्रकाश किरण यहाँ से निकल रही है, देखिए ये आपतित किरण का लाइन है, ठीक है, यह वाला ये निर्गत किरण का लाइन है। तो जो दोनों ये किरणें हैं ये दोनों समांतर हैं। तो जब किसी कांच के आयताकार स्लैब से, चाहे कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन कराया जाता है, तो उसमें जो निर्गत किरण होती है ना, वो आपतित किरण के कैसी होती है? समांतर होती है। मतलब क्या, यहाँ पर दिशा बदल रहा है? नहीं, केवल पथ बदल रहा है। पहले देखिए जा रहा था इसी दिशा में, अभी जा रहा है उसी दिशा में, बस पथ में थोड़ा सा क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, पथ में बदलाव हो गया। तो ये जो पथ में बदलाव हुआ, इसको हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। इसको लिखते हैं स्मॉल डी से, है ना, पार्श्विक विस्थापन है। देखिएगा इन दोनों पथ में जो अंतर हुआ है वही क्या है? पार्श्विक विस्थापन है। हमको यही ज्ञात करना है कि ये कितना होगा। तो जब किसी कांच के आयताकार टुकड़े से प्रकाश का अपवर्तन कराया जाता है, तो निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के क्या होती है? समांतर होती है। तो समांतर होती है और इसके बीच में क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन होता है। ये अपना पथ छोड़ देती है क्योंकि अपवर्तन ना हो रहा है, थोड़ा सा झुकेगा फिर थोड़ा सा उठेगा, तो अपने पथ से हट करके दूसरे पथ पर चलने लगती है। दिशा नहीं बदलता है, जिस दिशा में पहले जा रही थी अभी भी उसी दिशा में जा रही है, लेकिन पथ में क्या हो गया? बदलाव हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। और इसी को हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा, पहले हम इसमें एक त्रिभुज ले रहे हैं, यह बी सी डी, इस वाले त्रिभुज को लिया जाए, बी सी डी। तो यहां पर लिया जा रहा है त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में समकोण त्रिभुज होगा ये, क्योंकि ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि अभिलंब है, लंब डाले हैं। ये 90 डिग्री का हो गया। यहाँ का कोण आर है, ध्यान देना, ये कोण कितना है? आर है। तो अगर हम यहाँ पर कॉस आर लें, कॉस आर, तो त्रिकोणमिति के अनुसार बताना कि कॉस आर के लिए क्या लिख सकते हैं। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे। अब जिस कोण को लिया जाता है ना, उस कोण के सामने वाला भुजा लंब का काम करता है। चूंकि कोण यहाँ ना ले रहे हैं तो इसके सामने भुजा क्या होगा? लंब। एक समकोण त्रिभुज अगर यहाँ पर बनाया जाए इस तरह से, तो जो सबसे बड़ा है वो तो कर्ण है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब अगर इस कोण को लेते हैं, इसको थीटा मानते हैं, तो इस कोण के लिए लंब यह रहेगा। इस कोण को अगर कुछ मान लेते हैं तो इस कोण के लिए लंब उसके सामने वाला भुजा होगा। तो हम इस कोण को न माने हैं तो इसके लिए लंब CD हो जाएगा। इसका मतलब तब आधार कौन बनेगा? BC। आधार कौन बनेगा? BC। तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे, तो BC बटे BD। देखिएगा BD होगा,
BC बटे BD, तो ये हो गया BC बटे BD। ठीक है, BC बटे BD। अच्छा, चित्र समझ रहे हैं कि किस तरह का चित्र बना है? यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कि कांच का आयताकार टुकड़ा है, तो ये मत समझना ना कि प्रकाश को ऐसे भेजे हैं इधर से निकल रहा है, ये कंडीशन नहीं है। प्रकाश को ऐसे रख के ऊपर से भेजा गया है, यहाँ से। बोलिए। चाबी लेके चला आया। उठा दो। क्रिकेट नहीं खेलता है? तो क्रिकेट खेलने पर ही हाल है, तो स्टाम्प को कैसे मारेगा तुम? ये सब भारत के मैच हारने का मुख्य कारण है ड्रीम 11। अभी नहीं मिला, ये होशियार है। देखो, तो कांच का मान लो आयताकार है, वैसे हमको लग रहा है कि वर्गाकार है, तो तुम मानो कि क्या है, आयताकार है। तो ये इसकी मोटाई का ना काम कर रही है, क्या है, मोटाई है। तो प्रकाश को हम ऐसे भेज के ऐसे नहीं निकाल रहे हैं, जो चित्र बना है उसमें ऊपर से भेजा जा रहा है, यहाँ नीचे से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ये मत समझना कि हमेशा यही सही है, आप ऐसे भेज सकते हैं, इधर से निकल सकता है, तब भी कंडीशन यही होगा कि जो निर्गत किरण है ना, वो आपतित किरण के क्या होगा, समांतर होगा। तो चाहे हम ऊपर से यहाँ से भेज के यहाँ से प्रकाश को निकालें, या इधर से भेजे इधर से निकले, दोनों कंडीशन में जो निर्गत किरण है वो क्या होगा, समांतर होगा। तो हम यह वाला ले रहे हैं, यहाँ से नीचे की तरफ भेजा जा रहा है, तो ये इसकी मोटाई का काम करेगा। माने जब प्रकाश को यहाँ से भेजेंगे और यहाँ से निकलेगा, तो मोटाई यह ना हुआ प्रकाश के लिए। और अगर ऐसे भेज दिए, ऐसे प्रकाश को भेज रहे हैं, ऐसे निकल है, तो मोटाई काम ये करेगा। तो जिस सरफेस से भेज रहे हैं उस सरफेस और जिस सरफेस से निकल रहा है वो सरफेस, दोनों के बीच की दूरी उसकी क्या कहलाएगी, मोटाई कहलाएगी। तो मोटाई को दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब किस तरह से भेज रहे हैं, ये अब भेजने वाले पर डिपेंड करता है। तो ये बताइए, जो ये वाला दूरी है, ये वाला दूरी, क्या इसकी मोटाई काम नहीं करेगा? ऊपर से भेज रहे हैं ना, तो इतना मोटा आपका जो है कांच है और उसमें से ये पार करके जा रहा है, तो इसकी मोटाई को टी मान लिया जाता है। क्या माना जाता है? टी मान लेते हैं। तो हम इसकी मोटाई को टी मान लेते हैं, जो BC इक्वल टू है, BC इक्वल टू क्या लिख देते हैं, टी। ये कांच की क्या है, मोटाई है। तो जो BC है उसको बदले में क्या लिख सकते हैं, टी। तो cos R इक्वल टू टी बटे BD। देखिए, हम इसलिए बताए हैं ना क्योंकि बहुत लोग इसी को मोटाई समझ जाएंगे कि केवल यही मोटाई है, समझ रहे हैं, यही मोटाई समझेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। निर्भर ये करता है कि प्रकाश कैसे भेज रहे हैं। अगर ऐसे प्रकाश भेज रहे हैं, यहाँ से निकल रहा है, तो मोटाई काम ये करेगा। अगर ऐसे ऊपर से भेज रहे हैं, प्रकाश नीचे से निकल रहा है, तो ये पूरा मोटाई काम करेगा, समझ रहे हैं। तो जो भी है, जिस रास्ते से प्रकाश जा रहा है वहां पर हम मोटाई क्या ले लिए, टी ले लिए। तो टी बटा BD हो गया। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। वैसे हमको निकालना है DF, ये ध्यान देना, हमको क्या निकालना है, DF ही आपका क्या है, पार्श्विक विस्थापन है, और वही आपका किसके बराबर है, D के बराबर है। हमको DF ही निकालना है। तो अब दूसरा इसमें त्रिभुज लेंगे। देखिए, BFD, B समकोण वाला बीच में रख के पढ़ते हैं, BFD या DFB। सब खत्म हो रहा है मैथमेटिक्स से, तुम लोग अभी त्रिभुजे पढ़ने में लगे हुए हो। त्रिभुज BFD में, BFD में, ठीक है, त्रिभुज BFD में, इसमें हमको यह चाहिए, यह वाला लेना है। ये लंब का काम करेगा ना, क्योंकि इसके सामने यह पड़ रहा है तो लंब का काम करेगा। और ये BD है, हाई वाला कर्ण है, तो बताइए लंब और कर्ण लेना है हमको। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, तो इसमें साइन लेंगे। तो साइन, अच्छा, थीटा के बदले में ना I माइनस R है, I माइनस R। तो
तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब डी एफ कर्ण बी डी है। अच्छा, दोनों त्रिभुज के लिए कर्ण कॉमन हो गया है, तो ये हो गया बी डी। ठीक है, डी एफ को हम कितना माने हैं जी, डी, पार्श्विक विस्थापन डी है, तो साइन आई माइनस आर इक्वल टू डी बटा बी डी, समीकरण नंबर 2। यहां तक ठीक है। अब समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए, चाहे 2 में 1 से भाग कर दीजिए, तो समीकरण 2 भागे 1 से हम क्या कर रहे हैं कि 2 में भाग कर रहे हैं 1 से, तो जिसमें भाग करते हैं वो ऊपर न रहता है, तो साइन आई माइनस आर, लेफ्ट का भाग लेफ्ट में बटे कॉस आर बराबर डी बाई बी डी। अच्छा, फिर भाग है, मेन भाग यही ये बटा है, टी बाई बी डी, बी डी से बी डी कट गया, क्या मिला, साइन आई माइनस आर बटा कॉस आर इक्वल टू डी बाई टी। क्या है, टी क्या है, मोटाई है, हमको डी निकालना है ना, तो टी भेज देंगे इधर, तो निकल जाएगा यहां से डी इक्वल टू, टी जाए गुणा होगा, आगे लिख देते हैं टी साइन आई माइनस आर बटे, तो ये सूत्र निकला पार्श्विक विस्थापन डी के लिए। मतलब कांच के आयताकार टुकड़े से जब हम प्रकाश किरण को भेजते हैं अपवर्तन के लिए, तो जो निर्गत प्रकाश किरण है वो आपतित प्रकाश किरण की क्या होती है, समांतर निकलती है, लेकिन उसके पथ में थोड़ा सा क्या होता है, विस्थापन हो जाता है। वही विस्थापन अगर डी है तो डी के लिए फार्मूला हो गया टी साइन आई माइनस आर बटे कॉस आर। टी क्या है, उस स्लैब की मोटाई है, आई आपतन कोण है, और आर क्या है, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। तुम लोग ये बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, छोटा है, लिखा जाए इसको। चलिए देखिए, चित्र में एक बार और देखिए। अगर यह माना जाए कि आपतन कोण आई का मान एकदम कम है, माने बहुत क्या है, छोटा है, यदि आपतन कोण आई का मान छोटा हो तो आर भी छोटा होगा, तो आर भी छोटा होगा। क्यों जी, आई के मान पर ही तो आर का मान डिपेंड करता है। आई बड़ा तो आर बड़ा, आई छोटा तो आर भी क्या हो जाएगा, तो जब आई छोटा है तो आर भी छोटा होगा। उस हिसाब से एक जगह आई माइनस आर है, आई माइनस आर, तो बताइए आई छोटा ही है, आर छोटा ही है, तो छोटे में से भी तो कुछ घट रहा है, तो वो और भी छोटा हो जाएगा। तो आई माइनस आर हम कह सकते हैं अत्यंत छोटा होगा, अत्यंत छोटा होगा। और जब कोई भी चीज कोण छोटा हो जाता है ना, तो साइन कॉस का प्रभाव उस पर रह नहीं जाता है, साइन कॉस अपना प्रभाव नहीं डालता है। इसका मतलब कि जो आप देख रहे हैं ना साइन आई माइनस आर, वो केवल आई माइनस आर है, साइन अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। और जो कॉस आर देख रहे हैं, कॉस आर, आर नहीं इसको 1 कहेंगे। क्यों 1 कहेंगे, ध्यान समझिए। आई छोटा है, आर छोटा है, घटा दिए तो और छोटा हो गया। तो कभी भी आई से जो है आर छोटा ही ना है, कभी भी आई से आर क्या है, छोटा है। तो यहाँ आर को लगभग ना 0 के करीब माना गया है। आर को कहाँ करीब माना गया है, 0 के।
तो कॉस जब 0 होता है, 0 के करीब है, तो कॉस 0 का मान तो 1 होता है। जैसे जैसे कोण घटता है कॉस में तो ये मान 1 की तरफ न जाता है। तो वही कॉस आर के बदले में क्या ले लिया गया है 1। आर को लगभग लगभग क्या माना जा रहा है, शून्य माना जा रहा है, मतलब एकदम छोटा माना जा रहा है। तो साइन आई माइनस आर को हम क्या लिखेंगे, आई माइनस आर, और कॉस आर को क्या लिखेंगे 1। तो हम लोग डी का सूत्र लिखे हैं टी साइन आई माइनस आर बटे कॉस आर से। इसी फार्मूला से डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी, हाँ आई माइनस आर हो जाएगा, बटा 1 छोड़ दे, 1 छोड़ दिया गया। अब स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं, इसको समीकरण कुछ बनाए हैं पिछले वाला में 2 बनाया गया ना, इसको 3 बना लीजिए। तो स्नेल के नियम से अगर लिखें, स्नेल के नियम से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर n है तो n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है। लेकिन चूंकि आई और आर छोटा है तो हम कहे हैं कि साइन उस पर अपना प्रभाव नहीं डालता है। साइन यहाँ से खत्म हो गया है ना, यहाँ से भी साइन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो n इक्वल टू जानते हैं क्या हो जाएगा, आई बटे आर, n इक्वल टू आई बटे आर। कहाँ पर, देखो ना ये कॉस है, कॉस में 1 लिया गया है, साइन में नहीं, साइन में तो साइन को छोड़ दिया गया है। यहाँ दोनों साइन है ना, तो दोनों साइन का अधिकतम मान 1 होता है, साइन का अधिकतम मान और कॉस का न्यूनतम मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम न्यूनतम की तरफ न जा रहे हैं, इसीलिए 1 लिए हैं। इधर 1 कब लेंगे, जब अधिकतम की तरफ जाते हैं तब 1 लेंगे। तो हम न्यूनतम की तरफ आ रहे हैं तो 1 नहीं ले सकते हैं। तो n इक्वल टू आई बटे आर, इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसको हम यूज करेंगे। अब लिख रहे हैं समीकरण 1 से, 1 से नहीं 3 से, समीकरण 3 से। इसमें अगर आई को कॉमन कर दिया जाए, ध्यान देना, इसमें क्या कॉमन कर दिया जाए, आई को अगर कॉमन किया जाए तो d इक्वल टू क्या मिलेगा, टी आई, आई नहीं कॉमन कीजिए, आर कॉमन कीजिए। क्या कॉमन करना है, आर। अगर आर कॉमन करेंगे आई बटे आर हो जाएगा। अगर आई कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 होगा, देखिए आई कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ होगा आर बटा आई। और अगर आर कॉमन करेंगे तो यहाँ आई बटे आर होगा, यहाँ क्या होगा 1 होगा। इसमें क्या कॉमन किया है, आई को कॉमन किया है। सुनो सुनो सुनो, आई को कॉमन किया गया तो आई को कॉमन करो, आई को कॉमन कर दिया जाए, ठीक है। ध्यान से देखो, आई को कॉमन किया गया। कॉमन करना कोई विशेष वो नहीं है, यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर आर का मान लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं बताइए ना, छोड़ो कॉमन करना, कॉमन करने झंझट छोड़ो। आर का मान लिखेंगे ना तो आई बटा n लिखना होगा, आई का मान लिखेंगे तब ना n इंटू आर हो जाएगा। अगर हम आई का मान लिखें तो क्या होगा n इंटू आर, तो गुणा भाग में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। आई का मान निकालेंगे तो आर जाए गुणा होगा, आई बराबर एन आर हो जाएगा। उसको भी चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, हम लोग रखेंगे भी। और फिलहाल अभी हम आर का मान लिख रहे हैं, तो आर को भेजेंगे इधर, एन आ जाएगा नीचे, आर इक्वल टू क्या हो गया आई बटे एन। इस आर का जो मान है, इस मान को समीकरण 3 में लाकर रखिए। तो समीकरण 3 से d इक्वल टू क्या मिलेगा, t, यहाँ आई है माइनस आर के बदले में आई बटा n हो गया। आई कॉमन कर दीजिए, वही हम सोच रहे थे क्या कॉमन करें, इसमें से आई कॉमन करें कि आर कॉमन करें। तो टी आई 1 माइनस 1 बाई n, ठीक है, ये भी सूत्र बन गया। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, टी आई n माइनस 1, यानी कन n माइनस 1 बटा n। तो ये सूत्र हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आई के रूप में हुआ सूत्र, किस रूप में हुआ, माने आपतन कोण पता होगा तब,
और यदि हम यहां से I का मान निकाल के पुनः अगर हम कहें कि I इक्वल टू रखना चाहें तो NR रख सकते हैं। I इक्वल टू NR तो रख दीजिए इसमें I इक्वल टू NR। तो D इक्वल टू तब क्या हो जाएगा T, I के बदले में NR, तो T NR माइनस R, R दोनों में से कॉमन T R N माइनस 1। सूत्र मिला। ये सूत्र हम तब प्रयोग करेंगे जब I और R अत्यंत क्या होंगे, छोटे होंगे। I छोटा होगा तो R छोटा हो जाएगा। तो अगर सवाल में I दे रहा है और कह रहा है कि I एकदम क्या है, छोटा है, और तब आप तब आप क्या निकालिए, पार्श्विक विस्थापन निकालिए। तब D का यह सूत्र लगाएंगे क्योंकि I दे रहा है। अगर R दे दिया तो D इक्वल टू ये फार्मूला लगा लेंगे। और अगर इसके पिछला वाला में देखो T दे रहा था साइन और I R दे रहा था तो ये लगा लेंगे। हाँ, इसमें क्या है कि इसमें यन नहीं है, इनमें क्या है, यन है। तो अगर अपवर्तनांक देगा तो इन फार्मूलों का प्रयोग किया जाएगा, और अगर अपवर्तनांक नहीं देता है तो हम यहाँ से निकाल देंगे। तो 3 सूत्र है, तीनों सूत्र की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, पार्श्विक विस्थापन निकाल सकते हैं। तो सूत्र कठिन नहीं है, बस क्या किए हैं, इसको छोटा मान लिया गया है, और छोटा मान लिया गया तो इसका साइन खत्म हो गया, इसका कॉस खत्म हो गया, 1 हो गया, ये मान रख करके। और n इक्वल टू हम लोग जानते हैं स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R। साइन को कैंसिल मत करना, छोड़ दिया गया है छोटा होने के कारण। तो n इक्वल टू I बटे R। एक बार R के बदले में क्या लिखे हैं, I बटा n, इसी में रखा गया है। एक बार I के बदले में क्या लिखा गया है, NR। 2 बार इसी में रख के निकाल दिया गया है। हम डायरेक्टली इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अगर I R एकदम छोटा छोटा दे दे, n नहीं दे, तो इस फार्मूले का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर सूत्र की कमी नहीं है, बहुत सारे सूत्र हैं। अभी थोड़ा सा एक चीज़ और देख लो, इसको चित्र को मिटा देते हैं। संचित रहो पहले, अभी और है, बहुत सारा है इसमें, कमी काट रहे हैं हम। हाँ, ना हम अपने मन से नहीं लिखा रहे हैं, सब हमसे जो महान राइटर लोग हैं वो लोग लिखे हैं। चलिए एक हम लोग और समझ लेते हैं। हाँ, रिमार्क जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि 2 माध्यम है, 2 माध्यम कोई भी है, एक वायु है, कांचे क्यों मानेंगे हम, दूसरा कुछ मानेंगे, हम पानी मान लेते हैं। सुनो, 2 माध्यम है अलग अलग, एक ऊपर वाला माध्यम कुछ और है, वायु मान लीजिए ऊपर वाला माध्यम क्या है, वायु। नीचे आप ले लीजिए जल। तो प्रकाश जब इसमें आएगा तो अपने पथ से विचलित होगा। तो इस माध्यम में प्रकाश का चाल, वायु में तो C ही माना जाता है, वायु में तो क्या C माना जाता है ना, लेकिन दूसरे माध्यम में तो C नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसका प्रकाश का चाल क्या होगा, बदलेगा। तो हम मान लेते हैं कि दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल क्या है, V है। ध्यान देना, पहले माध्यम में प्रकाश का चाल C, पहला मतलब वायु की बात हो रही है, और दूसरा माध्यम वो जिसमें जा रहा है वो कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, V है। तो ध्यान से सुनना, प्रकाश जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन होगा। अब जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के दौरान होता है क्या, उसका वेग बदल जाता है। तो उस कंडीशन में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है n, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको 1n 2 लिखिए या n लिखिए, एक ही बात है। वह इन दोनों माध्यमों में जो प्रकाश का चाल है उसके अनुपात के बराबर होता है, C/V। कुछ समझ में आया? दोनों माध्यमों में प्रकाश के चाल का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि जल ना हो के कांच लिया जाए तो कांच का अपवर्तनांक ना 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5। तो अब n के बदले में तो लिख सकते हैं 1.5। और C वायु में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ होता है। अब हमको नहीं पता है कि कांच में कितना प्रकाश का चाल है, तो हम मान लेते हैं V।
v को भेज देंगे इधर और 1.5 चलाएगा नीचे, तो v इक्वल टू होगा 3 × 10⁸ 8 बटा 1.5, 1.5 दूना 3, तो 2 × 10 के घात 8। प्रकाश का चल देखिए कम हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले 3 × 10 के घात 8 था, अभी हो रहा है 2 × 10 के घात 8, कम हो रहा है ना। तो दोनों माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है वहीं पर चाल क्या होगा? बदलेगा। तो उस माध्यम में प्रकाश का चाल ज्ञात करने के लिए हम n = c/v का प्रयोग करते हैं। एक सूत्र ये हो गया। दूसरा इसमें समझिए, अगर कोई बर्तन है यहाँ पर और उस बर्तन में पानी भरा हुआ है, साफ पानी है, ऐसा तुम लोग देखे होगे, तो इस पानी की कुछ ना कुछ गहराई होगी। तो जो एक होता है वास्तविक गहराई, जो वास्तव में गहराई होता है, और जब हम पानी में देखते हैं ना बर्तन में, तो जितना गहराई होता है उतना दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो जो हम लोग को गहराई दिखाई देता है वो आभासी गहराई है, और जो उसमें वास्तव में होता है वो तो वास्तविक गहराई है ही। तो अगर किसी प्रकाश किरण को हम उसमें भेज रहे हैं तो वहाँ भी तो अपवर्तन होगा। तो उस कंडीशन में अगर पहले माध्यम के सापेक्ष आप दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो वहाँ वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, जो अपवर्तनांक होता है n, वह किसके बराबर होता है? वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। आभासी गहराई मतलब ये हुआ ना कि अगर जो है अपवर्तनांक पता हो तो हम उसकी आभासी गहराई निकाल सकते हैं। वास्तविक गहराई तो हम लोग नाप लेंगे ना कि कितना, आभासी गहराई नाप थोड़ी सकते हैं, वो तो दिख रहा है हम लोग को, उसको कैसे नापेंगे? वास्तविक गहराई नाप लेंगे, वास्तविक गहराई। और अपवर्तनांक अगर पता है तो हम आभासी गहराई निकाल सकते हैं, कितना हम लोग को महसूस हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप आभासी गहराई का फार्मूला बनाएंगे, आभासी गहराई का, तो आभासी गहराई चलेगा इधर, वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक, ये ना होगा, वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। तो मेन फार्मूला तो आपका यही है, इसी से जो निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? यही कारण है ना कि कभी कभी कहीं पानी लगा होता है, हम लोग घुसते हैं तो जितना दिखता है उतना होता नहीं है। तो वो जो सुनो, जो दिख रहा है नहीं, वो आभासी गहराई दिख रहा है हमको, जबकि वास्तविक गहराई ज़्यादा होता है। हमेशा आभासी गहराई क्या होता है? कम होता है, वास्तविक गहराई ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे तो अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो इनमें से कोई भी अगर दो ज्ञात हो, जैसे एक पद यह हो गया अपवर्तनांक, एक वास्तविक गहराई, एक आभासी गहराई, इनमें से तीन में से कोई भी दो ज्ञात हो तो हम एक निकाल सकते हैं। अब जो सवाल में पूछते तो हाँ लिखा जाए, पहले इसको लिख लो फिर उधर हम लोग